बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर बाय कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद कामिल ख़ान और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, वैसे अगर आप दोस्तों को याद होगा, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हवाले से भी पढ़ा था और इसके अलावा इम्यूनो सेल्स के हवाले से भी हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि एंटीजन किस तरह प्रेजेंट होता है दूसरे सेल्स को। ठीक है, उसकी ब्रेक डाउन किस तरह होती है, या MHC1 मॉलिक्यूल के हवाले से हम पढ़ेंगे, MHC2 मॉलिक्यूल के हवाले से पढ़ेंगे कि ये किस तरह बनता है। MHC1 मॉलिक्यूल है क्या चीज़, MHC2 मॉलिक्यूल है क्या चीज़, ये बनती किस तरह है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें हम तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा जी, जो मेन कंटेंट है हमारे इस लेक्चर के वो ये है कि हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, के एंटीजन किस तरह प्रोसेस होता है और इसकी प्रेजेंटिंग किस तरह होती है। ठीक है, अब ये हम तफसील से पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि द क्लास 1 पाथवे फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि क्लास 1 पाथवे किस तरह बनेगा और वो किस तरह आपके पास एंटीजन को प्रोसेस और प्रेजेंट करेगा। साइटोसोलिक प्रोटीन के यहाँ पे बात कर रहे हैं। तीसरा फिर हम ये पढ़ेंगे कि एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेड बाय MHC2 क्लास। अब MHC2 क्लास के ज़रिए आपके पास एंटीजन किस तरह प्रोसेस और प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे MHC1 और MHC2 की, कि MHC1 किस तरह सिंथेसाइज होता है और MHC2 किस तरह सिंथेसाइज होता है। और फिर हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रेजेंटेशन, यानी जब MHC आपके पास, हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रेजेंटेशन जब आपके पास कोई एंटीजन आ जाए सेल के अंदर, तो फिर उसके ज़रिए आपके पास ऐसे कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, उसके वाले से हम तफसील से पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्रॉस प्रेजेंटेशन का मतलब ये भी हुआ कि अब आपके पास एक सेल है, उसने आपके पास मिसाल के तौर पर एक एंटीजन को प्रेजेंट किया है। ठीक है, ये अब आपके पास एक एंटीजन है, तो अब दूसरे सेल आ जाएंगे, दूसरे सेल का रिसेप्टर आ जाएगा। अब ये दूसरा सेल है और वो इस एंटीजन को रिकग्नाइज़ कर लेगा। अब इनके दरमियान एक क्रॉस टॉक होगा, ये इसको ये बताएगा कि मेरे पास वायरस है, और फिर ये जो सेल है जिसको हम हेल्पर टी सेल कहेंगे, ये जाकर वायरस किलिंग जो सेल्स होगा उसको एक्टिवेट करे। जैसे कि आपके पास साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा, वो आकर फिर इसको किल कर देगा। ठीक है, तो कुछ यू क्रॉस प्रेजेंटेशन होगी, वो हम फिर तफसील से पढ़ेंगे आगे जाकर। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एंटीजन प्रोसेसिंग क्या है और एंटीजन प्रेजेंटेशन होता क्या है। द प्रोसेस इन विच एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द आउटसाइड आर इनगल्फ्ड और इंटरनलाइज्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स and cytosols is formed, which are then degraded into small peptides and loaded on MHC molecules on each cell surface to T cells। आपके बॉडी में क्या होता है कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में इंटरनलाइज होता है, ठीक है, फिर वो फॉरेन पार्टिकल जो है आपके बॉडी में ख़ास किस्म के इम्यूनो सेल्स होते हैं जिसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में भी फिर आपके पास बी सेल हो गया, मैक्रोफेजेस हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ जैसे ही हो जाएगा तो फिर आपके उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर एक चीज़ बनेगा जिसको हम कहेंगे साइटोसोल। साइटोसोल पर जो होगा वो आपके पास उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। जब साइटोसोल डिग्रेड हो जाएगा तो फिर वो फिर स्मॉल पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब साइटोसोल में तो आपके पास एंटीजन भी है, तो एंटीजन की भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसी तरह आपके पास स्मॉल पेप्टाइड बन जाएगा। वो स्मॉल पेप्टाइड चले जाएंगे MHC मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कोई एक स्मॉल पेप्टाइड MHC के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब MHC के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा तो फिर इसी तरह ये सेल के सरफेस पर आकर चले जाते हैं MHC मॉलिक्यूल, और फिर ये जो एंटीजन अब आपके पास MHC मॉलिक्यूल के साथ है वो फिर दूसरे सेल को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि T सेल्स को फिर वो प्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, तो इन तमाम तर प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एंटीजन प्रोसेस हो गया मतलब एंटीजन की ब्रेक डाउन हो गई, और फिर एंटीजन प्रेजेंट हो गया मतलब एंटीजन जो है T सेल को प्रेजेंट हो गया। अब तफसील से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट ये कहते हैं कि प्रोटीन एंटीजेंस दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल जनरेटिंग क्लास 1 एसोसिएटेड प्रोटीन पेप्टाइड दैट आर रिकग्नाइज्ड बाय CD8 T cell, whereas antigen internalized from the extracellular environment into the vesicle of the antigen presenting cell generated peptide that are displayed by the class 2 molecule and recognized by CD4 T cell. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि याद रखिएगा कि जब कोई प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ज़रिए सेल के अंदर इंटरनलाइज्ड हो जाए तो एक साइटोसोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब कोई भी प्रोटीन आकर सेल के अंदर चला जाता है, यानी सेल उसको खुद ब खुद इनगल्फ नहीं करता, बस वैसे ही सेल के अंदर जैसे इंटरनलाइज हो जाता है तो एक साइटोसोल बन जाता है और फिर इसी साइटोसोल की ब्रेक डाउन हो जाती है। फिर इसी दौरान ये जो साइटोसोल जब बनता है तो साइटोसोल जब आता है तो फिर इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होकर फिर ये सेल के सरफेस पर चले जाता है MHC1 क्लास के ज़रिए और फिर ये जो है क्या करते हैं, CD8 सेल को एक्टिवेट करते हैं। अब इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे कि CD8 टी सेल होता है क्या है। असल में ये साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब एंटीजन आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से इंटरनलाइज होता है, मतलब जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको इनगल्फ करते हैं तो आपके पास एक वेसिकल सा बन जाता है। वेसिकल बनने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक क्लास MHC2 क्लास भी बन जाता है और फिर ये वेसिकल इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, छोटे पेप्टाइड में वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर इनमें से एक पेप्टाइड आपके पास MHC2 के साथ बाइंड होता है। फिर इसी तरह ये MHC2 आकर सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होता ये है कि जब जैसे वो सेल सरफेस पर MHC2 चला जाता है तो उसके ऊपर आपके पास पेप्टाइड्स होते हैं और फिर ये आपके पास CD4 टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। अब ये डायग्राम आप देख ले तो आपको समझ आ जाएगा कि जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर यह आपके पास एक प्रोटीन है, ठीक है, सेल के अंदर चला गया है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ज़रिए, इसको हम साइटोसोलिक प्रोटीन कहते हैं। इस प्रोटीन की जो है फिर कनेक्शन होती है प्रोटियोसोम के ज़रिए। प्रोटियोसोम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे पीसेस में, जिसको हम पेप्टाइड्स कहते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, यही पेप्टाइड आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाते हैं ट्रांस एसोसिएटेड पेप्टाइड के ज़रिए, ये टैप के ज़रिए इंटरनलाइज हो जाता है। इंटरनलाइज हो गया, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है MHC मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। अब ये देखो, ये आपके पास MHC मॉलिक्यूल है, MHC मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या होगा, ये MHC मॉलिक्यूल जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिमूव हो जाएगा, ये देखो रिमूव हो गया। और फिर इसी तरह इस MHC मॉलिक्यूल के साथ आपके पास ये एंटीजन भी एंटीजन तो नहीं लेकिन पेप्टाइड आकर यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड जैसे हो जाएगा तो फिर इसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल जाएगा, आप देख सकते हैं। निकलने के बाद फिर ये सेल मेम्ब्रेन पर आकर प्रेजेंट हो जाएगा। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, एनी सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, स्पेशली एंटीजन प्रेजेंटिंग का जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर अब आपके पास MHC मॉलिक्यूल या क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल ने क्या किया है, उसने एक पेप्टाइड को प्रेजेंट कर लिया। अब ये ख़ास किस्म के इंटरल्यूकिन को सिक्रीट करेगा जो कि CD8 सेल को एक्टिवेट करेगा और यहाँ पर CD8 सेल आकर बाइंड हो जाएगा। फिर CD8 सेल क्या करेगा, CD8 सेल जो है इसको किल कर देगा, इस सेल को। असल में प्रोसेस कुछ ही होता है, अगर ये वायरस होगा तो फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कुछ खास किस्म के इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करेगा ताकि CD8 सेल एक्टिवेट हो जाए, यानी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाए। जब साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर ये इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल कर देगा, ठीक है। वो इसलिए ताकि ये वायरसेस मज़ीद ना निकले और ये मज़ीद सेल्स को इन्फेक्ट ना करे, ठीक है। अब इन केस अगर ये कोई और प्रोटीन हो जाता है, लेट सपोज बैक्टीरिया सेल आ जाता है या मैक्रोफेजेस इसको इनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल को, तो फिर क्या होगा, ये आपके पास अब लाइसोसोम्स के साथ ये बैक्टीरियल सेल या कोई भी प्रोटीन आकर लाइसोसोम्स के साथ बैंड हो जाते हैं। लाइसोसोम्स के साथ जैसे बैंड हो जाते हैं तो फिर ये देखो इसकी ब्रेक डाउन हुआ। अब ये जो पेप्टाइड है ये मतलब ये प्रीवियस प्रोटीन है, आप देख सकते हैं। अब ये आपके पास दूसरे प्रोटीन्स है, अब इसकी ब्रेक डाउन हो गए,
ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि ये जो आपके पास पेप्टाइड की ब्रेक डाउन होगा, ये आपके पास MHC मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो MHC मॉलिक्यूल है। सबसे पहले होता यह है कि MHC मॉलिक्यूल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है और इसके साथ ये इनवेरेंट चेन आकर बाइंड हो जाता है। इनवेरेंट चेन का काम ये है कि ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है या जो पेप्टाइड बाइंडिंग साइट है MHC का, उसको ब्लॉक कर देता है ताकि कोई पेप्टाइड इसके साथ पहले से कनेक्ट ना हो जाए। अब ये ब्लॉक है इनवेरेंट चेन के ज़रिए। ये देखो MHC मॉलिक्यूल ये देखो ब्लॉक्ड है, ठीक है। जैसे ही ये इसके साथ ये जो वेसिकल है, पेप्टाइड वेसिकल है, इसके साथ जैसे ये कनेक्ट कर लेता है तो लाइसोजाइम्स सिक्रीट हो जाएंगे, जिसके ज़रिए आपके पास ये इनवेरेंट चेन जो है ये ब्रेक डाउन होगा। अब ये इनवेरेंट चेन निकल जाएगा और कोई सा एक पेप्टाइड आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। पेप्टाइड की बाइंडिंग के साथ ही ये आपके पास ये देखो, अब ये MHC मॉलिक्यूल है, इसके साथ पेप्टाइड भी बॉन्ड है। अब ये सेल मेम्ब्रेन पर चले जाते हैं और ये इसी तरह एंटीजन या पेप्टाइड को प्रेजेंट करते हैं दूसरे सेल्स को। अब चूंकि ये बैक्टीरियल सेल है तो याद रखिएगा फिर आपके पास MHC2 मॉलिक्यूल बनेगा। ये देखो अब ये MHC2 मॉलिक्यूल है और यूजुअली MHC2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, फिर आपके पास ये सेल इंटरल्यूकिन को सिक्रीट करेगा और फिर इंटरल्यूकिन कोई ख़ास किस्म का इंटरल्यूकिन होगा जो कि हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा, यानी CD4 टी सेल को एक्टिवेट करेगा, या इसको हम हेल्पर टी सेल भी कहते हैं। हेल्पर टी सेल जैसे इसको रिकग्नाइज करेगा, अब ये कोई एंटीजन है, ये इसको रिकग्नाइज करेगा कि आया ये कौन सा एंटीजन है या ये कौन सा पेप्टाइड है। अगर ये पेप्टाइड मिसाल के तौर पर वायरस का हो तो फिर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को सिग्नल देगा, ये हेल्पर टी सेल कोई ख़ास किस्म कर ये इंटरल्यूकिन को सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो, जब आपके पास इंटरल्यूकिन सिक्रीट कर लेता है तो कुछ ऐसे इंटरल्यूकिन होते हैं कि ये मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, तो कुछ ऐसे इंटरल्यूकिन होते हैं कि वो एंटीबॉडी को एक्टिवेट करते हैं, कुछ ऐसे इंटरल्यूकिन होते हैं कि वो आपके पास बी सेल को एक्टिवेट करते, फिर बी सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, मतलब बी सेल प्लाज्मा में कन्वर्ट होकर फिर एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। कुछ इंटरल्यूकिन ऐसे होते हैं कि वो कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इस हेल्पर टी सेल पर कि ये आया कौन सा सेल को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये जैसे रिकग्नाइज कर लेता है, अगर ये वायरस होगा तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, अगर वायरस नहीं है कोई बैक्टीरिया सेल तो फिर ये जाकर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा या एंटीबॉडी को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। इसी तरह ये हेल्पर टी सेल जो होगा वो फिर कोई ख़ास किस्म का मतलब एंटीबॉडी कोई ख़ास किस्म के सेल्स या एंटीबॉडी को एक्टिवेट करके इस एंटीजन या इस ये जो इन्फेक्शन हुई है इसको कंट्रोल पर कर लेगा, ठीक है। अब हम मज़ीद और तफसील से पढ़ते हैं कि एंटीजन किस तरह प्रोसेस होता है या प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एंटीजन किस तरह प्रोसेस या प्रेजेंट होता है MHC क्लास 1 के ज़रिए, ठीक है। क्लास 1 MHC एसोसिएटेड पेप्टाइड आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ साइटोसोलिक प्रोटीन, द ट्रांसपोर्ट of generated peptides into endoplasmic reticulum and they are binding to newly synthesized class 1 molecule। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो MHC1 मॉलिक्यूल है, ये MHC1 मॉलिक्यूल ये तब बनेगा जब आपके पास साइटोसोलिक प्रोटीन होगा। तो ये जो MHC1 मॉलिक्यूल है ये ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मोस्ट साइटोसोलिक प्रोटीन एंटीजन आर सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल। ज़्यादातर कुछ ऐसे भी हमारे पास साइटोसोलिक प्रोटीन होते हैं जो कि सेल के अंदर भी बनते हैं, एंड सम आर फेगोसाइटोस, और फिर कुछ ऐसे साइटोसोलिक प्रोटीन जो कि सेल खुद इसको इनगल्फ कर लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोसोल, और फिर उसको साइटोसोल पर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। फॉरेन एंटीजन इन द साइटोसोल में बी द प्रोडक्ट ऑफ द वायरसेस। याद रखिएगा कि जो फॉरेन एंटीजन होता है जब ये साइटोसोल बनता है तो ये कोई वायरस हो सकता है, ठीक है ना, ये वायरस का हो सकता है या फिर वायरस भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल, या आपके पास कोई माइक्रोब्स भी हो सकता है, ये एक माइक्रोब्स भी हो सकता है, ठीक है। पैथोजेनिक स्ट्रेन, अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक पैथोजेनिक से लेस्टीरोमाइनोसाइटोजीन्स है, ठीक है, ये एक ख़ास किस्म के प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं जिसको हम लेस्टीरोसाइटोजीन्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया को मतलब बचाता है वेसिकल से, ठीक है, और इसी तरह ये क्या करते हैं, फेगोसोम्स को डैमेज करता है,
जब फेगोसोम डैमेज हो गया तो बैक्टीरिया इसी तरह बच जाता है। इसी तरह ये लिस्टेरोमोनोसाइटोजिन ये लिस्टेरोसिन को सिक्रीट करके ये खुद को बैक्टीरिया खुद को फिर बचाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को देख ले तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो हमने थ्योरी पढ़ा। तो क्या होता है, ये अब आपके पास एक वायरस है, ठीक है, ये इंटरनलाइज हो गया, फिर इसने क्या किया, इसने अपना ये साइटोसोलिक प्रोटीन बना लिया। अब ये साइटोसोलिक प्रोटीन बन गया, यहाँ से अगर ये इनगल्फ हो गया तो भी साइटोसोलिक प्रोटीन, अगर इस इनगल्फ नहीं हुआ, इंटरनलाइज हो गया एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के ज़रिए, तो फिर क्या करेगा, ये वायरस अपना साइटोसोलिक प्रोटीन बनेगा। तो ये देखो साइटोसोलिक प्रोटीन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसके साथ यूबिक्विटिन आकर अटैच हो जाएंगे। यूबिक्विटिन का काम यह है कि ये जब जैसे इस प्रोटीन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं साइटोसोलिक प्रोटीन के साथ, तो फिर ये इसको मतलब कैरी करता है प्रोटियोसोम की तरफ, तो ये इसको ट्रांसफ़र करके प्रोटियोसोम की तरफ इसको कैरी करता है। अब ये प्रोटियोसोम में चला जाता है, तो फिर ये जो आपके पास ये प्रोटीन है इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। ये देखो ब्रेक डाउन होकर इसमें ये पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर क्या होता है, जैसे ये पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये प्रोटीन आपके पास टेप में चले जाते हैं, यानी ट्रांस एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी टेप में फिर चले जाते हैं। टेप में जैसे ये चले जाते हैं, फिर एक ERF57 एक प्रोटीन है, इसको मज़ीद क्लीव करते हैं। ये देखो अब ये मज़ीद क्लीव होगा, इसके ये जो पोर्शन होता है ये MHC के साथ बाइंड होता है। लेकिन सवाल ये है कि MHC कहाँ से बनता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ये राइबोसोम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाएंगे, तो प्रोटीन आकर आपके पास फिर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास MHC मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अब चूंकि इसमें आपके पास ये एंटीजन आकर बाइंड हो गया, तो फिर ये MHC यहाँ से निकल कर गोल्जी बॉडी में चला जाएगा। गोल्जी बॉडी से फिर ये निकल कर एक्सोसाइटिक वेसिकल बनाएगा। एक्सोसाइटिक वेसिकल फिर निकल कर सेल मेम्ब्रेन, यानी कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मेम्ब्रेन के साथ फिर ये निकल कर सेल मेम्ब्रेन पर ये फिर चले जाते हैं ये MHC मॉलिक्यूल। अब अगर ये MHC मॉलिक्यूल 1 है, तो फिर ये क्या करेगा, CD8 यानी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर ये वायरस होगा तो ज़ाहिर बात है फिर आपके पास जो सेल एक्टिवेट होगा वो आपके पास साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होगा, क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट इसको किलर सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपके पास इस सेल को किल करता है ताकि फिर मज़ीद दूसरे सेल डैमेज ना हो जाए। ज़ाहिर बात है वायरसेस जो है वो जैसे ही इस सेल को इन्फेक्ट करता है तो ज़ाहिर बात है ये दूसरे सेल को फिर इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये एक पॉइंट आप लोग अपने जहन में रख लें। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं। अदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द पेप्टाइड इन साइटोसोल और द मिसफोल्डेड प्रोटीन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही बात कही कि जो दूसरे सोर्स है साइटोसोल का वो क्या है, वो आपके पास है दूसरे मिसफोल्डेड प्रोटीन है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, जो कि बाद में फिर ये डिग्रेड होता है किसके ज़रिए, प्रोटियोसोम्स के ज़रिए। और इस प्रोसेस को मतलब हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक एसोसिएटेड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन ऑफ द साइटोसोलिक प्रोटीन। आप साइटोसोलिक प्रोटीन किस तरह मतलब डिग्रेड होगा, उसकी डिग्रेडेशन किस तरह होगी। द मेजर मैकेनिज्म फॉर द जनरेशन ऑफ पेप्टाइड साइटोसोलिक प्रोटीन एंटीजन इज़ द प्रोटियोलाइसिस। जब आपके पास कोई साइटोसोलिक प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, तो वो प्रोटियोलाइसिस के ज़रिए होगा। और वो कौन करेगा, वो आपके पास प्रोटियोसोम करेगा। प्रोटियोसोम क्या करेगा, प्रोटीन के डिग्रेडेशन कर लेगा। और अब आप लोगों को पता है कि प्रोटीन के 2 एंड होते हैं, कौन से एंड, एक C और एक N एंड होता है। दिस काइंड ऑफ C टर्मिनाई आर टिपिकली ऑफ पेप्टाइड दैट आर ट्रांसपोर्टेड इनटू क्लास 1 पाथवे। अब क्या होगा, आपके पास क्लास 1 पाथवे एक्टिवेट होगा, यानी MHC क्लास 1। बात यह है MHC क्लास 1 इसलिए एक्टिवेट क्योंकि वो साइटोसोलिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है MHC क्लास 1 एक्टिवेट होगा। पेप्टाइड जनरेटेड इन द साइटोसोल आर ट्रांसलोकेटेड बाय अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर न्यूली सिंथेसाइज्ड क्लास 1 मॉलिक्यूल आर अवेलेबल टू बाइंड द पेप्टाइड्स। इनका मतलब ये हुआ कि जो पेप्टाइड होगा जो साइटोसोल से बना है वो फिर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है
और फिर इसी तरह MHC1 क्लास 1 मॉलिक्यूल बन जाता है और फिर पेप्टाइड आकर इस MHC1 क्लास मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम साइटोसोलिक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट होगा और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए जाएगा। पेप्टाइड जनरेटेड इन द साइटोसोल। अब जो साइटोसोल से जो आपके पास पेप्टाइड बन गए, ये क्या होगा, ये ट्रांसलोकेट होगा बाय स्पेशलाइज्ड टैप, यानी ट्रांसपोर्टर के ज़रिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा ये पेप्टाइड, जिसको हम टैप कहते हैं। टैप का मतलब है ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग, ठीक है। वेयर न्यूली सिंथेसाइज MHC1 मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज। फिर जिसके ज़रिए जैसे ये टैप मतलब ये पेप्टाइड जैसे ही टैप में चला जाता है तो तब आपके पास MHC1 मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। और फिर इसी तरह ये पेप्टाइड आकर MHC1 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाएगा। इस स्टेप को एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि ATP प्रोवाइड करता है। अब आप देख लीजिए कि किस तरह आपके पास MHC1 बनेगा, ठीक है। द सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व ए मल्टीपल स्टेप। मुख्तलिफ स्टेप्स में ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन विच पेप्टाइड बाइंडिंग प्ले की रोल। और इसमें पेप्टाइड का होना ज़रूरी है। एक बात आप लोग याद रखिए कि जब तक पेप्टाइड आएगा नहीं सेल में, कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, तो तब आपके पास MHC1 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो MHC1 मॉलिक्यूल के बनने के लिए पेप्टाइड का होना ज़रूरी है। अब पेप्टाइड लेट सपोज आ गया, एक प्रोटीन आ गया, उसकी डिग्रेडेशन हो गई और वो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गए, तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल मिलेगा, ठीक है। यानी पेप्टाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही चला जाएगा तो फिर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस होगा। मतलब ये फिर आपके पास क्लास 1 अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन को ये बनाएगा। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट फोल्डिंग ऑफ द नेसेंट अल्फा चेन इज़ डन बाय चेप्रोन। चेप्रोन क्या करेगा, वो अल्फा चेन को बनाएगा, यानी नेसेंट फोल्डिंग प्रोटीन को वो बनाएगा। सच एज जैसे कि मिसाल के तौर आपके पास केलनेक्सन हो गया, या आपके पास जो ल्यूमिनल चेप्रोन यानी केलरेकुलिन होगा, ये आपके पास बनेगा और MHC के साथ यानी कनेक्ट हो जाएगा। विद इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द न्यूली सिंथेसाइज्ड फॉर्म्ड एम्प्टी क्लास 1 डायमर रिमेन लिंक्ड टू टैप कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये है कि जो टैप कॉम्प्लेक्स होगा उसके साथ आपके पास यानी क्लास 1 के डायमर आकर कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं अगले डायग्राम पे चले जाता हूँ ताकि आप लोग, अच्छा जी, ये आप लोग देख ले कि किस तरह MHC1 बनता है। सही है, सॉरी यहाँ पर ये MHC2 है, लेकिन अगर ये सीख ले तो MHC1 भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक प्रोटीन है जो कि इंटरनलाइज हो गया है, ठीक है, सेल ने इसको इनगल्फ कर लिया। ये प्रोटीन जो कि एक वेसिकल एंडोसाइटिक वेसिकल बन गया, तो फिर ये वेसिकल आकर लाइसोसोम के साथ बैंड हो गया। अब ये देखो, लाइसोसोम के साथ ये जैसे ही बैंड हो गया तो लाइसोसोम्स इसमें से एसिड्स को सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से इसकी डिग्रेडेशन हो गई। ये देखो, अब डिग्रेडेशन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब नीचे, अब आप इसके बाद ये नीचे आप चले जाइएगा। नीचे क्या हो रहा है, नीचे ये हो रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके पास चेप्रोन प्रोटीन बनते हैं और वो चेप्रोन प्रोटीन अल्फा और बीटा चेन बनाते हैं किसके, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इनवेरेंट चेन भी बन गया। अब इनवेरेंट चेन क्या करेगा, इनवेरेंट चेन जो है वो आकर इस MHC2 के साथ बाइंड हो जाएगा। MHC2 जैसे ही बन जाते हैं तो फिर इसके साथ इनवेरेंट चेन आकर बाइंड हो जाते हैं। इसका काम ये है कि ये ब्लॉक करता है, ये जो ग्रूव होता है पेप्टाइड ग्रूव, इसको ब्लॉक करता है ताकि कोई पेप्टाइड पहले से आकर बाइंड ना हो जाए, सिर्फ वो पेप्टाइड बाइंड हो जाए जो कि जिसने सेल को इन्फेक्ट किया है। अब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि यहाँ से आपके पास पेप्टाइड और यहाँ से आपके पास MHC2 मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे और साथ में एक आपके पास HLA-DM भी आपके पास बाइंड हो जाएगा। HLA-DM क्या करेगा, ये आपके पास इनवेरेंट चेन को हटाएगा और ये पेप्टाइड को इस MHC2 के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि ये जो मतलब आपके पास पेप्टाइड एसोसिएटेड MHC2 मॉलिक्यूल है आकर सेल मेम्ब्रेन पर चला जाएगा और फिर इसी तरह ये पेप्टाइड को प्रेजेंट करेगा CD4 हेल्पर टी सेल को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेल CD4
क्यों एक्टिवेट होता है? वो इसलिए एक्टिवेट होता है क्योंकि अब ये कोई भी फॉरेन प्रोटीन है या अब इनगल्फ हो चुका है, तो इसलिए ये CD4 टी सेल को प्रेजेंट कर। जब इनगल्फ होता है तो CD4 टी सेल एक्टिवेट होगा, लेकिन जब इंटरनलाइज होता है यानी फ्लूइड के ज़रिए आ जाता है कोई प्रोटीन, तो फिर आपके पास साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो, या फिर भी CD4 टी सेल एक्टिवेट होगा। लेकिन आम तौर पर जो है अगर वायरस होगा तो वो ज़्यादातर वायरस जो है वो इंटरनलाइज होते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आपके पास साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा। एक बात मैं यहाँ पर भूल गया, याद रखिएगा कि जब ये बन जाता है MHC2 मॉलिक्यूल, तो सबसे पहले ये आपके पास गोल्जी बॉडी में चला जाता है। गोल्जी के बॉडी के बाद फिर ये आपके पास यहाँ यानी इस वेसिकल के साथ फिर बैंड हो जाता है, ठीक है, और फिर वो मज़ीद प्रोसेसेस होते हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन कर लिए। अच्छा जी, अब वही बातें हैं जो मैंने वहाँ पर डायग्राम में बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। Empty class 1 molecule trypsin and TAP are a part of peptide loading complex in the endoplasmic reticulum, also induce calnexin and calreticulin and oxidoreductase ERP55, all of which contribute to class 1 assembly and loading। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 1 मॉलिक्यूल जो आपके पास एम्प्टी है, टिप्सिन, टैप और दूसरे मॉलिक्यूल आकर इसमें इसकी मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ERP55 जो है वो प्रोटीन को क्लीव करता है और पेप्टाइड को यानी कनेक्ट करता है MHC2 मॉलिक्यूल के साथ। टिप्सिन जो है वो क्या करता है, वो इनवेरेंट चेन को क्लीव करता है जिसने MHC2 को ब्लॉक किया है। नेक्स्ट पॉइंट, पेप्टाइड डेट इंटर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टैप एंड पेप्टाइड। अब ये वही चीज़ है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, लेकिन चलो मैं सिर्फ इंग्लिश में आप लोगों को ये बता देता हूँ। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सच एज सिग्नल पेप्टाइड्स आर ऑफन ट्रिम्ड इनटू द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द MHC बाइंडिंग बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमाइनोपेप्टाइडेज ERP। बात ये करते हैं कि ये जो ERP प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये जो साइटोसोलिक प्रोटीन इसकी यानी अभी आपके पास पेप्टाइड है तो पेप्टाइड का एक ख़ास हिस्सा ये क्लीव कर लेता है, क्या, ERP प्रोटीन, ठीक है। Once MHC2 molecule are loaded with the peptide, they no longer have affinity for trypsin। जब MHC1 मॉलिक्यूल बन जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए, तो फिर आपके पास ये सेल सरफेस पर चला जाता है। In the absence of bond, mean and not transport efficiently from the endoplasmic reticulum to the Golgi body। इनका कहने का मतलब ये हुआ। फिर इसी तरह गोल्जी बॉडीज़ यानी आपके पास जैसे बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन अल्फा चेन MHC का बन जाता है, तो फिर आपके पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गोल्जी बॉडी में चले जाते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, दिस मिसफोल्डेड MHC1 कॉम्प्लेक्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोसोल एंड डिग्रेडेड बाय द प्रोट्यूसोम। अच्छा जी, peptide transported into the endoplasmic reticulum bind to the class 1 but not class 2 molecule, because first newly synthesized class 1 molecule are attached to the luminal aspect of the TAP complex and they are captured peptide rapidly as peptide are transported into the endoplasmic reticulum by TAP। Next point, second, in the endoplasmic reticulum the peptide binding cleft of the newly synthesized class 2 molecule are blocked by the associated invariant chain। Stable peptide class 1 molecule that were produced in the endoplasmic reticulum move through the Golgi body complex and are transported to the cell surface by the exocytic vesicle। Once expressed on the cell surface, then it may be recognized by the peptide antigen specific CD8 T cell with the CD8 co-receptor। Next point, next आपके पास है MHC2 pathway for the processing and presentation of the vascular proteins। Most class 2 associated peptide are derived from the protein antigen that are captured from the extracellular environment, internalized into the endosomes by specialized antigen presenting cell। After their internalization, the endosomes formed which linked with the lysosomes and make phagosomes।
The cytoplasmic membrane and protein may be processed and displayed by MHC class II molecule, which may result from the enzymatic digestion of the cytoplasmic content called autophage. In this pathway, cytoplasmic protein are trapped within the membrane bounded vesicle called autophagosome. These vesicles fuse with the lysosomes and the cytoplasmic protein and are proteolytically degraded. Next point. Some peptides that associated with MHC2 molecule are derived from membrane protein, which may be recycled into the same endocytic pathway as our extracellular proteins. Thus, even viruses which replicate in the cytoplasm of infected cell may produce protein that are degraded into the peptides that enter the class II MHC pathway of the antigen presentation. This may be a mechanism for the activation of viral antigen specific CD4 T cell, CD4 helper T cell. Internalized protein are degraded by the protease in late endosomes and lysosome to generate peptide that are able to bind to the peptide binding cleft of class II MHC molecule. Class II MHC molecules are synthesized in the endoplasmic reticulum and transported to endosomes with the associated protein in the variant chain, which occupy peptide binding cleft of the newly synthesized class II molecules. ठीक है, तो ये तमाम तर बातें थी जो मैंने इंग्लिश में बताए और मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर भी लिया. नेक्स्ट पॉइंट. Within the endosomal vesicles, the invariant dissociated from the class II molecules by the combined action of the proteolytic enzyme and the HLA-DM and antigen are then able to bind available peptide binding cleft of the class II molecule. Class II molecule are stabilized by the bound peptide, and the stable peptide class II complex are delivered to the surface of antigen presenting cell, where they are displayed for recognition by CD4 T cell. अब यहाँ पर आप लोग ये देख लें, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, इसने एंटीजन को प्रेजेंट किया है. अब यही सेल है ना, ठीक है, तो ये जाकर CD8 सेल को एक्टिवेट करेगा, जैसे आप देख सकते हैं. अब ये क्रॉस प्रेजेंटेशन इसमें हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि ये डेंड्राइटिक सेल या तो CD4 सेल को एक्टिवेट करे या CD8. अगर वायरस है तो ज़ाहिर बात ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिवेट करेगा, ठीक है. नेक्स्ट, क्रॉस प्रेजेंटेशन. Some dendritic cells have the ability to capture and to ingest virus infected cells, tumor cells, and present the viral or antigen to CD4 T helper cell, which are often required to induce full response of the CD8 cell. This process is called cross presentation or cross priming to indicate that one cell type, i.e. dendritic cell, can present antigens from another cell, the virus is infected or tumor cell, and prime or activate T cells specific for these antigens. ये आप नेक्स्ट डायग्राम देख लें. नेक्स्ट डायग्राम मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. वही चीज़ें जो अभी मैंने उसमें बताए. अगर ये वायरस हुआ तो CD8 T सेल इस सेल को किल कर देगा. अगर ये सेल मैक्रोफेजेस इन्फेक्टेड या कोई एक्स्ट्रासेलुलर को ले लेता है तो फिर ये हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा. हेल्पर टी सेल साइटोकाइन को एक्टिवेट कर लेगा और फिर ये जो है मज़ीद मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा. फिर ये इसी तरह प्रोटीन को क्या करेगा, इनगल्फ करेगा. आप देख सकते हैं, ठीक है. अगली बार क्या होता है कि बी सेल जो है अगर इसके रिसेप्टर पर कोई ये एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन आकर बाइंड हो गया तो फिर ये इसको इनगल्फ कर लेगा और इनगल्फ करने के बाद फिर ये क्या करेगा, ये आपके पास हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट कर. हेल्पर टी सेल जो है फिर क्या करेगा,
मज़ीद बी सेल्स को एक्टिवेट कर, फिर बी सेल जो है वो एंटीबॉडी को यानी प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर फिर वो एंटीबॉडी को सिक्रीट करेगा। ये एंटीबॉडी आकर इस प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे और फिर इसी प्रोटीन को ये किल कर लेगा बाय इटसेल्फ। ये वही प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द एंटीजन प्रोसेसिंग, antigen presentation and their processing. I hope you like. If you like this video, make sure to hit the like button, share this video and also subscribe the channel. Thank you so much for watching.